सो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। सभी कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं कि आप लोग बीआरसी का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और अब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। सो बीआरसी का आपको ये पता है कि जो भी सिलेक्शन होता है बीआरसी में वो टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। आपका परफॉर्मेंस कैसा है इंटरव्यू में उसके ऊपर डिपेंड होगा। चाहे भले आपके रिटर्न में कितने भी अच्छे मार्क्स हो, गेट में कितना भी अच्छा रैंक हो, बट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो फिर वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग अशोक से जानेंगे कि किस तरह से बीएआरसी के इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें सो दैट जो सिलेक्शन का चांस है उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा सो सिलेक्शन भी डेफिनेटली हो जाएगा। अशोक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब हम लोग बीआरसी के इंटरव्यू के से रिलेटेड सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बीआरसी के इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। जैसे अभी रिटर्न का रिजल्ट तो आ गया है, अब इंटरव्यू स्टार्ट होने में अराउंड हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मंथ के अराउंड टाइम बचा है। सो कैसे इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, सो मैं चाहता हूँ अशोक आप कुछ बताएं। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा जिन सबका जो अभी बीआरसी का रिटर्न रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन हुआ है, चाहे आपका रिटर्न टेस्ट के थ्रू हो या फिर आपका चाहे गेट के थ्रू हो। मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। और मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि चाहे आप गेट के थ्रू जाए या आप रिटर्न टेस्ट के थ्रू जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि गेट वाला ज्यादा एडवांस है या आप ज्यादा एडवांस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि जहां तक इंटरव्यू की बात है और रिटर्न की बात है, तो रिटर्न तो जो है फॉर्मूला बेसिस है। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी है तो भी काम चल जाता है। फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप निकाल ही ले जाते हो, क्योंकि मोर और लेस ये गेट के तरह ही पेपर होता है। स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी ठीक है, तो आपका ही निकल जाता है एग्जाम। लेकिन जहां तक इंटरव्यू की बात है तो वो एक बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट जो है आपका प्रोसेस रहने वाला है। बाकी जितने भी इंटरव्यू होते हैं आपके पीएसयूज के हो, इसरो के हो, इवन डीआरडीओ का भी हो, तो वो जो है एज कम्पेयर टू बीआरसी उनका प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। तो जितने भी हम मतलब आज तक जितने इंटरव्यू हम सुनते हैं तो उन सब में जो है बीआरसी का इंटरव्यू सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। बट मैं ये मानता हूँ कि बीआरसी का इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको पता है, बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर है, तो बीआरसी का इंटरव्यू पीएसयूज के कंपैरिजन में भी इजी रहेगा। क्योंकि पीएसयूज में क्या रहता है सर कि जनरली आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको कुछ यूनिट्स याद होनी चाहिए, या फिर कह दिया कि कुछ फिक्स चीजें जैसे आपको वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, या मतलब जो रटने वाली चीजें हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए पीएसयूज के कंपेयर में के इंटरव्यूज में। बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है बिल्कुल एकदम बेसिक से कि आपका कॉन्सेप्ट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई हाई प्रोफाइल चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो यहाँ पे जो है आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाते। तो ये केवल कहने की बातें हैं कि बीआरसी का इंटरव्यू बहुत टफ है। ये बहुत ही बेसिक इंटरव्यू है, बिल्कुल एकदम बेसिक। जिसका बिल्कुल एक बेसिक क्लियर होगा वो यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन आपको दिलवा देगा, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। यस सर। तो सबसे पहले अशोक मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में जो इसका प्रोसेस होगा बीआरसी के इंटरव्यू का उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जैसे रिटर्न का रिजल्ट आया तो 5 से 10 दिन के बीच में जो है आपका स्लॉट बुक होने वाला है। जहां तक मेरा आइडिया, लगभग लगभग आपको 30 दिन दिए जाते हैं। स्लॉट बुकिंग 4 दिन का होता है, 30 दिन मिलते हैं आपको इंटरव्यू में कोई भी एक डेट डिसाइड करने के, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है। सैटरडे संडे को इंटरव्यू नहीं होता, मंडे से लेकर फ्राइडे तक इंटरव्यू होते हैं। 30 दिन दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका 20 नवंबर तक रहेगा इंटरव्यू आपका। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो मैं कहूंगा आप स्टार्टिंग में ही अपना स्लॉट बुक कर लें। और अगर आपकी मतलब आपको अगर काफी कुछ पढ़ना है तो मैं कहूंगा आप जो है लास्ट में अपना इंटरव्यू रखें। और जहां तक स्लॉट बुकिंग की बात है तो ये इतना फास्ट होता है कि मतलब जैसे जिस भी दिन ये स्लॉट बुक स्टार्ट होने वाला है, तो जिन बच्चों की तैयारी कम है तो मैं उनको कहूंगा कि वो आखिर में ही अपना स्लॉट रखे, बिल्कुल लास्ट के 3-4 दिन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्लॉट बुकिंग ओपन होती है तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपका स्लॉट फिर ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में आपको मिलने वाला है, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने का। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी नहीं है, मतलब आपको कुछ पढ़ना है, अभी 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो आप आखिर में ही अगर आप अपना स्लॉट बुक करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप जो है जब भी स्लॉट खुले, जिस भी दिन खुले, जो भी टाइमिंग आपको बीआरसी दे कि 10 बजे 11 बजे, तो आप उसी टाइम एग्जैक्टली तैयार रहना, क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर सारे स्लॉट बुक हो जाएंगे। तो स्लॉट बुक होने के 15 से 20 दिन के बाद आपके जो है इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। 30 दिन तक जैसे मैंने आपको बताया इंटरव्यू चलने वाला है। तो
अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे स्लॉट बुक हो गया तो आपके पास उसी दिन जो है आपको ईमेल आ जाता है कि आपका इंटरव्यू जो है उस दिन है। मान के चलते हैं कि किसी का इंटरव्यू 15 नवंबर को है, तो जिस दिन आपने स्लॉट बुक किया उसी दिन आपको जो है उनका ईमेल आ जाएगा कि आपको 15 नवंबर को जो है सुबह आपको 10 बजे रिपोर्ट करना है। तो अब ज्यादातर क्या है, मुंबई से बाहर के ही बच्चे होते हैं, इंटरव्यू आपका मुंबई ही होना है, सभी का मुंबई ही इंटरव्यू आएगा। टीए जितना भी टीए होगा ये आपको रिम्बर्स कर देंगे। आई थिंक अप टू थर्ड एसी तक का जो है आपको रिम्बर्स हो जाता है, जहां तक मेरा आइडिया। थर्ड एसी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, थर्ड एसी तक आपको जो है फेयर जो है ये रिम्बर्स कर देंगे। तो यहाँ पे रहने की आपको व्यवस्था होगी। आपको यहाँ पे जो टीएसएच है या एनबीएच है वहां पे आपको रहने के लिए 1 या 2 रात के लिए आपको जो है आपको रूम दे दिया जाएगा। तो जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन सुबह 8 बजे, मान के चलते हैं कि 15 नवंबर को आपको इंटरव्यू आता है, हाँ 15 नवंबर को आता है, तो जिस दिन भी इंटरव्यू होगा उस दिन 8 बजे आपको जो है यहाँ एक कॉमन हॉल है, वहां पे आपको इकट्ठा होना होता है। कॉमन हॉल में सभी के इकट्ठे होने के बाद क्या होता है कि एप्लीकेशन नंबर जो आपका है उसके अकॉर्डिंग उस दिन जितने भी आए होते हैं, तो जिसका एप्लीकेशन नंबर पहले होता है उसको ये जनरली पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। या अगर मान लो वो उसने तैयार नहीं किए हैं सारे डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद जिसका एप्लीकेशन नंबर होगा उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरली यही रूल रहता है, वो बुलाते हैं। जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता जाएगा आपको एक स्लिप पकड़ा दी जाएगी, उस स्लिप के ऊपर आपका स्लिप नंबर होगा और आपकी जो कमेटी है, जैसे जनरली 6 पैनल इसमें होते हैं, जो पैनल है तो पैनल नंबर आपका उस स्लॉट के ऊपर लिख दिया जाता है, मतलब उस जो आपको ये एक पर्ची दी जाती है उसके ऊपर आपका जो है स्लॉट वो लिख दिया जाएगा आपका कमेटी नंबर। जैसे जनरली जैसे मैंने बताया 6 कमेटी होती है, तो 1 से 6 आपको लिख दिया जाता है और आपको जो मेन जो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पे जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको वहां भेज दिया जाता है। जैसा आप जानते हैं जनरली इंटरव्यू मिनिमम जो है 40 मिनट तो हर एक का चलता ही है। अगर आपका अच्छा जा रहा है तो ये 1 घंटा क्रॉस हो सकता है, इवन 1.5 आवर्स भी क्रॉस हो सकता है जैसा मेरा 1 आवर 40 मिनट चला था। तो उसके बाद क्या होगा कि हाँ, इस इंटरव्यू की एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि इस बात से मैटर नहीं करता कि मैं फिर से कहूंगा कि आपका स्टार्टिंग में है, मतलब उस दिन सबसे पहले या उस दिन बाद में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और आपका चाहे सबसे आखिर में आपका उस दिन मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू सबसे लास्ट में होने वाला है। तो आप ये मत समझना कि मेरा लास्ट में आया तो मुझे प्रेफरेंस कम मिलेगी या मुझे कम टाइम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपका इंटरव्यू रात को 9 बजे स्टार्ट हो और आप अगर अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो तो हो सकता है आपका 10:30 बजे तक चला जाए। जनरली इंटरव्यू जो है वो 9:30-10 बजे तक चलते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ चलते, तो ये मत सोचना आपको कि पहला मेरा इंटरव्यू मेरा पहले नहीं आया तो मतलब मुझे कम वो प्रेफरेंस देंगे या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबका टाइम बराबर रहता है, जितना आप अच्छा इंटरव्यू दोगे डेफिनेटली आपका टाइम उतना लंबा आपका जो है इंटरव्यू चलेगा। तो ये जो है आपका मेन आपका प्रोसेस रहने वाला है। और मैं आपको कहूंगा कि हो सके तो आप सारे डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में ही लेके आए, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लाते हो तो आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करवा लिया जाता है। अगर यानी केस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है या कोई और सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आपसे जो है अंडरटेकिंग भरवा लिया जाएगा। बट मैं आपको उससे कहूंगा कि अंडरटेकिंग से बचें, क्योंकि ये बिना बात का कागजी काम हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में ही सारे डॉक्यूमेंट लेके आए, तो ये आपका जो है जनरली उस दिन प्रोसेस रहता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। यस सर, देखिए रिटर्न में क्या होता है कि हमें जितने भी 12 या 13 सब्जेक्ट है सबको लेके चलना होता है, हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है भाई उस सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आ गया। मान लेते हैं मैंने प्रोडक्शन तैयार नहीं किया पर प्रोडक्शन से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, मैंने मटेरियल साइंस छोड़ रखा था उससे इजी आ गया। तो इसलिए क्या है कि हमें हर सब्जेक्ट को तैयार करके चलना होता है, हम छोड़ नहीं सकते कोई भी सब्जेक्ट। बट इंटरव्यू में सबसे पहली स्ट्रेटजी ही यही है कि आपको सब नहीं पढ़ना है। अच्छी बात इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात ये होती है, पीएसयू का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। बट यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ सकते हो, 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 5 है, 5 सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, उसी से आपका जो है काम चल जाएगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, कि आप कौन से सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको वही प्रिपेयर करने हैं। वो आपने 3 या 4 या 5 आपने एक बार देख लिए, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट मैं प्रीफर करूंगा, जनरली प्रीफर लोग सभी यही करते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं वो भी और जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी, वो प्रीफर करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है जो है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का यहाँ पे यूज नहीं है, मतलब बीआरसी में प्रोडक्शन का इतना यूज नहीं होने वाला, क्योंकि आप रिसर्च साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, यहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, तो प्रोडक्शन का इतना काम नहीं रहता कि आपको ऐसा नहीं कि मेटल कटिंग करनी है, ये सब इससे को आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि वो सब्जेक्ट बहुत वाइड है, उसको आप कवर नहीं कर सकते, आप कितना पढ़ोगे प्रोडक्शन को, कोई लिमिट नहीं होती उसकी, तो इसलिए आपको प्रोडक्शन सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है।
मतलब आपको सिलेक्ट ही नहीं करना, प्रोडक्शन को बोलना ही नहीं है, ना आप उसको कवर कर सकते। और अगर आपने उसको मतलब अगर बोल दिया तो वो इतना वाइड है कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे पूरे को। इसलिए प्रोडक्शन का नाम मतलब आपको इसमें सब्जेक्ट में बोलना ही नहीं है। प्रोडक्शन के बाद दूसरा है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मटेरियल साइंस क्या है कि आपने जैसे बहुत बढ़िया बुक मानी जाती है कैलिस्टर, बट आप कैलिस्टर पढ़ लोगे तो भी जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले के आंसर दे पाओ, क्योंकि ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि मटेरियल साइंस काफी, देखिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बट वही बात ना, पढ़ने में अच्छा होना और इंटरव्यू के आंसर देना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप वहां उनके सवालों के हम्म। जवाब नहीं दे पाओगे। जनरली जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो उनके आंसर नहीं मिलते। तो मैंने एक दो बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने मटेरियल साइंस फेवरेट बोला है। तो यहाँ पे मतलब आप ये खतरा उठाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो मैं तो ये डेयर भी करूंगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हम्म। ऐसी चीजों को अवॉइड करें तो ही ठीक रहेगा। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा मटेरियल साइंस भी ना बोले। तीसरा मैकेनिक्स। देखिए वही बात, अब मैकेनिक्स का नाम आता है तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही मैकेनिक्स है, लेकिन बीआरसी के इंटरव्यू में भी आप अगर मैकेनिक्स को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। हाँ अगर आपका मैकेनिक्स बहुत ही अच्छा, आपको 12th के भी सारे कॉन्सेप्ट तैयार है, 11th के सब तैयार है, मतलब सॉरी 11th में ही आता है मैकेनिक्स, तो 11th के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार है, आपने इरोडो जैसी बुक सोल्व कर रखी है, आप हो कि नहीं मैं तो यही बोलूंगा, तो बात अलग है, तो आप मैकेनिक्स बोल सकते हैं। बट जनरली आप मैकेनिक्स को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो ये तीन सब्जेक्ट तो मैं आपको कहूंगा कि अवॉइड आपको करने ही करने हैं। अब आप बात आती है कि सिलेक्ट लेने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। डेफिनेटली आपका एक सब्जेक्ट डिजाइन से होना चाहिए। डिजाइन का नाम लेते सबसे पहले आता है सोम। सोम तो आपको बोलना ही बोलना है। अगर बाई चांस आप सोम स्किप कर दोगे तो भी वो आपको ये जरूर कहेंगे कि आपने डिजाइन का सब्जेक्ट तो बोला ही नहीं है, तो आपको सोम पढ़ना ही है, आप सोम नहीं छोड़ सकते। सोम के बाद दूसरा आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर प्रोफाइल वगैरह जो है वो आगे जाके यूज होने वाली है, जब आप बीआरसी में सिलेक्ट हो जाओगे तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, इसलिए आपको हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट हर हाल में बोलना ही बोलना है। थर्ड सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे आप रिसर्च में जा रहे हो, आगे एनपीसीआई जो है वो पावर प्रोडक्शन कर रही है, तो आपको डेफिनेटली फ्लूइड पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए आप ये तीन सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, मैं आपको कहूंगा। चौथा सब्जेक्ट जो है वो आप थर्मो रख सकते हो। मैंने आरएसी रखा था, मैं बताता हूँ आरएसी क्यों रखा वो मैं आपको बाद में बताऊं, मतलब थर्मो क्यों नहीं लिया मैंने, आरएसी ही क्यों लिया वो आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा आप थ्योरी ऑफ मशीन भी बोल सकते हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो। थ्योरी ऑफ मशीन एक अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप चाहो आप उसमें कंफर्टेबल हो। जनरली मैं कंफर्टेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं रखा। थ्योरी ऑफ मशीन भी आप रख सकते हो। तो सोम, हीट ट्रांसफर, ये दो तो किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। फ्लूड आप ठीक है, अगर आप टोम बोल देते हैं तो फ्लूड को भी छोड़ देना भाई, बट फिर भी मैं स्टिल कहूंगा कि आप ये तीन सब्जेक्ट कंफर्म रखें, सोम, फ्लूड और हीट ट्रांसफर, ये आप ना छोड़ें। बाकी जो मैंने बताए आरएससी या थर्मो या टोम, इनमें से आप कोई एक बोल सकते हो। बट आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आप उस चीज का सिलेबस कवर कर पा रहे हो या नहीं इंटरव्यू के लिए। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने यहाँ पे, तो इसलिए ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि आप उसका सिलेबस कवर कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि देखिए टोम जब बोलते हैं ना तो बैलेंसिंग आता है, जायरोस्कोप आता है, और आपका जो है गियर गियर ट्रेन, ये मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि काफी मुश्किल है, बैलेंसिंग आसान काम नहीं होता। तो अब आपसे वो सीधा M1 R1 = M2 R2 ये नहीं पूछने वाले बैलेंसिंग में, वो अच्छी चीजें पूछेंगे, तो आप उसको अवॉइड करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अशोक दूसरा एक और है, आई थिंक टॉम में ना, टॉम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, सो एग्जैक्टली दैट सर। इज व्हाई आई थिंक टॉम भी रिकमेंडेड नहीं है। यस सर बिल्कुल। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन सोल्व करना अलग चीज है, न्यूमेरिकल सोल्व करना अलग चीज है, बट उस कॉन्सेप्ट को समझना वो आसान नहीं होता, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और अब आपके पास 1 या 2 महीने है। देखो मैं कह रहा हूँ अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, आप कहते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है, बट ऐसे इंटरव्यूज में खतरा नहीं उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका बहुत अच्छा तो वो बात अलग है, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, बल्कि सब्जेक्ट तो सारे अच्छे होते हैं, बट डेफिनेटली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट बोला जाता है इसको, तो आप बोल सकते हो। बट मैं जनरली कहूंगा कि इसको अवॉइड करें तो ही ठीक है। तो टोम मैंने बताया, टोम आपको नहीं, मतलब टोम रख सकते हो बट इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की आप कोशिश करना। तो जो मेरे सब्जेक्ट थे वो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सोम, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और आरएसी, ये थे। मैंने थर्मो को हटा के आरएसी बोला था। अब आप कहोगे कि थर्मो तो सबसे बेसिक, आपने उसको क्यों हटाया? उसको हटाने का कारण ये था कि थर्मो में वो पिस्टन सिलेंडर के क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं जनरली पिस्टन सिलेंडर में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता, मेरे से पिस्टन सिलेंडर में मैं उलझ जाता हूँ। देखिए बेसिक पीवी डायग्राम बना देते हैं हम पिस्टन सिलेंडर के, ठीक है, एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल, वो बात अलग है, लेकिन जब उनके क्वेश्चन आते हैं तो वो इतना अजीब लगता है मुझे कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता। तो इसलिए जो है मैंने पिस्टन सिलेंडर के क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं, तो इसलिए मैंने पूरा थर्मो ही हटा दिया। क्योंकि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स बोलोगे तो पिस्टन सिलेंडर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा आपसे, पीवी डायग्राम बनवाया ही जाएगा।
और वो काफी अच्छा होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जो अवेलेबल है जनरली यूट्यूब पे, तो आप नहीं कर पाओगे उनको, मतलब मैं नहीं कर पाया उन क्वेश्चन को, आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने थर्मो हटा दिया। दूसरा कारण ये भी था कि आरएसी का मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो गया था इसरो का, तो मुझे आरएसी डेप्थ में पढ़ना था, वो मैंने पहले ही पढ़ा था, तो इसलिए मैंने जो है थर्मोडायनेमिक्स को हटा के आरएसी वहां पे जो है फोर्थ सब्जेक्ट रख लिया था। एक बात मैं और आपको बताऊं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने अवेलेबल है। सोम, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन तीन के प्रीवियस ईयर और थर्मो के भी प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर जब भी मतलब मेरा रिटर्न में नाम आया था, तो सबसे पहले मैंने जब प्रीवियस ईयर सर्च किए यूट्यूब पे, तो मैकेनिकल पेंटोमेथ ही आया सबसे पहले। मैंने जैसे कि मेरे सर से आपसे पहले ही बात हो गई थी इस बारे में, तो आपने मुझे बता दिया था कि इसरो का तो मेरा उससे भी पहले मतलब अंदाजा हो गया था इसरो क्लियर हो जाएगा, वैसे भी इसरो का पहले ही आ गया था रिजल्ट। तो मैंने पहले ही मैकेनिकल पेंटोमेथ पे जो इसरो की सीरीज अवेलेबल है क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चंस की, वो मैंने देख ली थी। उसके बाद आपने बीआरसी के भी इंटरव्यू की सीरीज, जहां तक मुझे याद है 15 आपने जो है इंटरव्यू डाले थे उसमें। यस यस तो यस। मैंने वो सारे देख लिए थे। हाँ, तो उसमें 15 में मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे जो है, मतलब 2-3 बच्चे टॉम वाले भी थे, बट जो है सोम, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स, इनके क्वेश्चन अवेलेबल है। तो जब क्वेश्चन अवेलेबल है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। टॉम वाले बच्चे बहुत थोड़े थे, और जब मैंने उनके क्वेश्चन देखे तो वो मुझे हवा ही नहीं लगी, तो सोचा इसको छोड़ दें तो ही ठीक है, खतरा ना ले तो ही ठीक रहेगा। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन में। और मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मतलब समझ रहे हो, अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट बोल देते हो जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो आपका 25% तो रिजेक्शन वहीं से ही होने लगता है। इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कहूंगा फिर से, सोम, एचटी आपको हर हाल में रखना है। फ्लूइड भी आप रखिए, बहुत बढ़िया बात है, फ्लूइड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद आप टीडी, आरएसी रख सकते हो, या आप जो है मशीन डिजाइन भी रख सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मशीन डिजाइन भी। क्योंकि अगर आप सोम बोल दिया तो आपको एमडी स्पेशल बोलने का कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो सोम में एमडी को घुसा देते हैं। और जैसे टीडी, आरएसी बता दिया, आप टोम भी बोल सकते हो। तो आप जितना हो सके इन्हीं सब्जेक्ट में रहिए, आपको ज्यादा फायदा रहेगा। कुछ बच्चे पावर प्लांट का भी सोचते हैं, टर्बो और पावर प्लांट का। टर्बो और पावर प्लांट दो जो है प्रैक्टिकली अप्लीकेबल सब्जेक्ट है, जिसको हम डेली देखते हैं, मतलब देखते हैं डेली लाइफ में देखते हैं हम। सोम, हीट ट्रांसफर भी है, बट जहां तक की फ्लूइड की बात है, सॉरी टर्बो मशीनरी और पावर प्लांट की बात है, इससे वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, पावर प्लांट वाला। तो अब उसको आपने, जब आपने वहां पावर प्लांट में काम ही नहीं किया है, आपने बॉयलर को, मैंने तो लाइफ में कभी बॉयलर देखा ही नहीं, तो मैं बॉयलर के क्वेश्चन कहाँ से बता दूंगा। बुक्स में पढ़ा होना अलग बात है, बट प्रैक्टिकली देखना अलग बात है। तो इसलिए टर्बो और पावर प्लांट को भी अगर आप अवॉइड करें, मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम लोग इसकी बात करें कि जब हम लोग गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब प्रिपरेशन करते हैं, तो एट दैट टाइम हम लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इन्हीं सब्जेक्ट की करते हैं, सॉम, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन। तो हम लोग प्रैक्टिस में ही वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, वैरायटी ऑफ कंसेप्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज है वो इन सब्जेक्ट में काफी डेप्थ में हो जाती है। और रही इसकी बात टॉम, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, तो ये सब का हम उतना प्रैक्टिस थोड़ी ना करते हैं, हम लोग इनके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए आई थिंक जो आपने बताया है, जो सब्जेक्ट लाइक सॉम, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, और आरईसी भी रख सकते हैं, आरईसी भी काफी अच्छा सब्जेक्ट रख सकते हो आप। यस। एंड मशीन डिजाइन की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायनेमिक लोडिंग से रिलेटेड ही होंगे मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सर। ठीक है। यस सर। सो आई थिंक जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट उन्हें सिलेक्ट करने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स की। जैसे हम लोग अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन बीआरसी का अगर हम लोग पास्ट प्रीवियस ईयर जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही ज्यादा आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहले मैं बात करूंगा सॉम की। तो सॉम में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं? एग्जैक्टली सर। देखिए, जैसे ही मैं आप सबको अभी कहूंगा कि जैसे सर ने कहा कि हम प्रीवियस ईयर से पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि पहले जो YouTube पे हमारी सीरीज अवेलेबल है मैकेनिकल पेंटोमेथ पे, तो आप वहां जाइए, वो सारे वीडियोस देखिए, और उन वीडियोज में जो जो क्वेश्चन सर ने बताए उन सबको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप यही कीजिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है, जैसे सर ने बताया।
अब आपने फेवरेट सब्जेक्ट भी डिसाइड कर लिए और आपने वो सीरीज भी देख ली, आपको पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने सारे वो कॉपी पे लिख लिए। लिखना है आपको कॉपी पे, 3-4 घंटे लगेंगे, आप सारा जो है 15 के 15 जो है वीडियोस कवर कर लेंगे। कुछ और भी अवेलेबल है तो वो भी देख लीजिए, कुछ क्योरा पे आपको अलग से मिलता है तो वो भी देख लीजिए, सबको कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद कि अब आपको देखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसे हम सबसे पहले सोम की बात करते हैं कि सोम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो सोम में जो है मोर देन 50% बच्चों से जो है पहला क्वेश्चन ही एसएफडी बीएमडी का होता है। कोई भी बीम दे दी जाएगी आपको, उस पर लोडिंग होगी और आपसे एसएफडी बीएमडी बनवाया जाएगा। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सोम का। सबसे पहले आपको एसएफडी बीएमडी अच्छे से आना चाहिए। एसएफडी बीएमडी के बाद जो है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है टोर्जन का। टोर्जन मतलब टोर्जन के केस में जो है आपसे जो है ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बनवाया जाएगा या स्ट्रेस निकलवाया जाएगा या जो है स्ट्रेन निकलवाया जाएगा। ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का। आपको माइल्ड स्टील के साथ साथ कास्ट आयरन का भी करना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लास्टिक का किस टाइप का डायग्राम होता है या कुछ और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है कास्ट आयरन के अलावा एल्यूमिनियम का किस टाइप का डायग्राम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है माइल्ड स्टील का डायग्राम। मोर देन 15%, मतलब 15 ही मान के चलिए, 100 बच्चे ने इंटरव्यू दिया तो 15 बच्चों से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में पूछा जाता है। तो आपको माइल्ड स्टील का स्ट्रेस डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए और उसके ऊपर आपको हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि ये पॉइंट यहाँ क्यों बोला जाता है, इसको लोअर यील्ड पॉइंट ही इसको क्यों बोला जाता है, व्हाई वी आर टेकिंग इट एज ए डिसाइडिंग फैक्टर ड्यूरिंग द डिजाइन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यूटीएस क्यों आया कहीं और, मतलब और जगह यूटीएस क्यों नहीं आया कास्ट आयरन में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा जो है जैसे मैंने एल्यूमिनियम का बताया तो आपको उसको पता होना चाहिए ऑफसेट मेथड होता है, वो हम क्यों मतलब यूज करते हैं। जब स्ट्रेस स्ट्रेन की बात आएगी तो ये सारी चीजें भी आएगी। तो आपको ये 3-4 जो मटेरियल है उनका स्ट्रेस डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो है मेजर क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाते हैं। मेजर मान के चलिए 80% बच्चों से इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है जैसे कि आपका जो है ये आपका सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन या लोड के कारण एक्सटर्नल लोड के कारण डिफ्लेक्शन निकालना। वैसे ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बट ये पूछा जाता है, कुछ बच्चों से मैंने देखा है। इसके अलावा जो है आप जो है ये क्या थर्मल स्ट्रेसिस, तो थर्मल स्ट्रेसिस क्यों जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व कर लीजिए न्यूमेरिकल्स, तो आपसे उससे भी आपकी जो है इन टाइप की मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच बढ़ेगी। तो सोम से है जो है जनरली इन्हीं टॉपिक्स पे जो है पूछा जाता है। मैंने एक बच्चे से बकलिंग का क्वेश्चन भी देखा था, उससे बकलिंग का क्वेश्चन भी पूछा गया था, बट जनरली जो है वो इन्हीं पे ही आपका जो है रहेगा सोम। मैक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूंगा एसएफडी बीएमडी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोर देन 50% बच्चों से एसएफडी बीएमडी ही पूछे जाते हैं, मेरे से भी यही पूछा गया था। सोम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। सो रिकमेंडेड यही है कि अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा जो सोम है वो आप पूरा कवर कर लें। एटलीस्ट जो भी बेसिक है, जो भी बेसिक डेरिवेशन कंसेप्ट वो पूरा देख लें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यस सर, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है जितने भी बच्चों ने, अब आप जब प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली बच्चों से मोर देन 60% बच्चों से जो है वो टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टैंक को जो है हम खाली कर रहे हैं तो हाइट वर्सेस टाइम डायग्राम, प्रेशर डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर वगैरह। तो आपको जो है टैंक के क्वेश्चन, टैंक को एम्प्टी करने के क्वेश्चन या टैंक को फिल करने के क्वेश्चन, एक साथ फिल भी हो रहा है एम्प्टी भी हो रहा है या फिर एक साइड से केवल फिल हो रहा है या केवल एम्प्टी हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रीफर करते हैं वो लोग। मोर देन 60% बच्चों से जो है टैंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे कि ये फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, वेंचुरीमीटर है या आपका ये ओरिफिस मीटर है, रोटामीटर है, इस पे क्वेश्चन जो है पूछने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोयेंसी। बोयेंसी से पे भी बच्चों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोयेंसी के अलावा इसमें ग्राफ भी आपसे जो है प्लॉट करवाए जाते हैं कि जैसे किसी बीकर में आपने स्टील बॉल को छोड़ दिया तो हाइट के साथ साथ उसका टाइम ग्राफ बनाइए और वेलोसिटी के साथ टाइम ग्राफ बनाइए। तो आपसे जो है ग्राफ के क्वेश्चन भी इसमें जो है बोयेंसी के अंदर ग्राफ के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट है, टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में जिनमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मींस देखा जाए तो ये जो स्टैटिक पार्ट है बेसिकली वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर हम लोग डायनेमिक्स पार्ट की बात करें तो उसमें जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस हैं जो भी हैं उससे रिलेटेड भी
बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बट जैसा कि ऑलरेडी हमने कहा है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट बोल रहे हैं अपने फेवरेट, तो पांचों का इन डेप्थ आप नॉलेज ले लीजिए एटलीस्ट। यस ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में उनका फेवरेट क्वेश्चन एक ही है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और उसका पीवी डायग्राम आपसे बनवाया जाएगा। 90% चांस है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को ही छोड़ दिया। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसमें कंफर्टेबल था ही नहीं, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया, मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं था। लेकिन हाँ, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपसे पिस्टन सिलेंडर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और इसका कोई फिक्स टॉपिक नहीं है। आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पूरा थर्मो आना चाहिए। आपको वर्क फर्स्ट लॉ का अच्छे से पता होना चाहिए, सेकंड लॉ का पता होना चाहिए, आपको स्टडी फ्लो, जब स्टडी फ्लो प्रोसेस हो उसमें आप फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। आपसे एक्सर्जी भी पूछी जा सकती है उसी के अंदर आपसे प्योर सब्सटेंस भी पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में आपसे सब कुछ ऐड करके पूछा जा सकता है। तो मतलब पिस्टन सिलेंडर वाले में ये चीज रहती है, आपसे हो सकता है वो डायग्राम पीवी डायग्राम बनवा रहे हो, बट वो उसी के अंदर जो फ्लूइड है उसको प्योर सब्सटेंस से जोड़ के वो उन्होंने पूछ लिया, एक्सरसाइज से जोड़ के भी वो पूछ सकते हैं उसी एक कोई, या फिर आपका जैसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए, तभी जाके आपको जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, पीवी डायग्राम बना पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप उनके पीवी डायग्राम बनाने की क्वेश्चन, मतलब जो पिस्टन सिलेंडर के क्वेश्चन होते हैं उनका पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे मैक्सिमम यही पूछा जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग डेफिनेशन अलग होगी, मतलब स्टार्टिंग में क्या से कुछ नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि हीट से आप क्या मतलब समझते हो, एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी और हीट में क्या फर्क है, एनर्जी वर्क में क्या फर्क है, क्या एनर्जी ही वर्क है, क्या वर्क ही एनर्जी है, या फिर हीट और वर्क में क्या फर्क है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी के अंदर और कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो ये फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, जीरोथ लॉ क्या है, बेसिक ये पूछेंगे। बट आना उनको फाइनली पिस्टन सिलेंडर पे ही है, क्योंकि जो पिस्टन सिलेंडर को के क्वेश्चन बुक कर देता है समझ लो उसको पूरा थर्मो आती है, उसे फिर कुछ अलग से पूछने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इससे पिस्टन सिलेंडर के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। यस सर। ओके ओके, और मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली वो कैसे रिलेट कर सके, क्योंकि अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट कर लेते हो तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। यस सर। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? देखिए, जहां तक हीट ट्रांसफर की बात है तो मैं जब हीट ट्रांसफर पढ़ रहा था तो मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया था, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। मैं रेडिएशन का टेम्परेचर प्रोफाइल सर्च कर रहा हूँ, वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। मैंने जैसे पहले एक बार इंटरव्यू हुआ था तब भी मैंने बताया कि मुझे रेडिएशन का टेम्परेचर प्रोफाइल मिला ही नहीं कि क्या होता, आज तक नहीं मिला। मतलब अभी तो मैंने सर्च भी नहीं किया, मतलब उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर क्या है जैसे कि आपका इसमें कन्वेक्शन में होता है रिनोल्ड कोलबर्न एनालॉजी हो गया, पता नहीं क्या क्या दे रखा दुनिया भर का, मैं वो सारा पढ़ के गया, वो किसी काम का नहीं आया। मतलब मैंने फिर से इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो आपके बेसिक चेक करते हैं, और ये रिनोल्ड कोलबर्न एनालॉजी, फिक्शन फैक्टर निकालना, मतलब वहां से हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना, ये सारी चीजें ऊपर के लेवल की, वहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता होगा, बट यहाँ इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में पूछते क्या है, इंटरव्यू में वो पूछेंगे आपसे पहला और आखिरी क्वेश्चन वो है टेम्परेचर प्रोफाइल। आपसे 95% चांस है कि आपसे टेम्परेचर प्रोफाइल बनाई जाए, सिंपल प्लेन वॉल के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फेयर के लिए, इस टाइप का या कोई और टाइप का वो आपको एरिया दे देंगे, उसमें आपको सिर्फ टेम्परेचर प्रोफाइल बनवाई जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, सॉलिड में कंडक्शन का क्या मैकेनिज्म है, लिक्विड में क्या कंडक्शन होता है, अगर होता है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, या कन्वेक्शन होने लगता है या क्या होता है, जो भी होता है वो आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ना है। और रेडिएशन का मैकेनिज्म क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, रेडिएशन का ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म पता होना चाहिए रेडिएशन का। और जो 3 या 4 लो हम उसमें पढ़ते हैं, जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, आपका प्लैंक लो, या फिर आपका लैम्बर्ट कोसाइन लो, या 1-2 लॉज और हैं, 4 या 5 है शायद, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है रेडिएशन में। आपको जो है ये क्या बोलते हैं, ये हीट एक्सचेंजर का डिजाइन, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये ज्यादा लंबी चीजें। आपसे वो मेजरली आपसे टेम्परेचर प्रोफाइल ही बनवाएंगे। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको ये 3 टाइप के जो हीट ट्रांसफर है उनका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और आपको टेम्परेचर प्रोफाइल बनाने के लिए आप एक सवाल, मैं आपको एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बताता हूँ, आपको उस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। जैसे मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूँ, जैसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं कि इधर आपका जो है कोई भी एक फ्लूइड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर ही मान लीजिए, उसके बीच में एक वॉल लगा दी, प्लेन वॉल है, तो वो मतलब किसी भी मटेरियल की है, स्टील की है, ब्रिक वॉल है, जो भी है, एक वॉल है,
दूसरी तरफ है एयर जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपसे जैसे हमने इसमें क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हमने हीट ट्रांसफर रेट निकाला है पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम हीट फ्लक्स बोलते हैं, वो निकाला है। आपसे एच आई दे दिया जाएगा, एच आउटर दे दिया जाएगा, कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, लेंथ दे दी जाएगी, तो हम निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे वो आपसे टेम्परेचर प्रोफाइल पूछने वाले हैं। तो अब इस बात का आपको ध्यान रखना कि जब इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल हम बनाते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होने वाला है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है तो वहां बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो आपको उसके अंदर का टेम्परेचर प्रोफाइल पता होना चाहिए। बीच में जो आपने स्टील या जो भी स्लैब है उसमें क्या टेम्परेचर प्रोफाइल है वो पता होना चाहिए। बाकी जो वाटर है इनफाइनाइट तक, वहां तो लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल होने वाला है क्योंकि उसका कॉन्स्टेंट हम टेम्परेचर मानने वाले हैं। तो और इधर अंदर की तरफ भी बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होने वाला है। नो स्लिप फिनोमिना आपने शायद पढ़ा होगा, वो होता है, उसके पास फिर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है उसी के कारण ही। तो उस बाउंड्री लेयर, अंदर वाली बाउंड्री लेयर में क्या टेम्परेचर प्रोफाइल है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है टेम्परेचर प्रोफाइल। अब हो सकता है कोई एक स्टीम पाइप दे दी जिसके अंदर मतलब स्टीम जा रही है, पाइप के अंदर स्टीम जा रही है, अब उसमें हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे कम से कम हीट लॉस हो, तो हम एक टर्म पढ़ते हैं क्रिटिकल थिकनेस का। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है क्रिटिकल थिकनेस। तो अब आपने, ठीक है, क्रिटिकल थिकनेस के हिसाब से आपने डिजाइन भी कर दिया, बाहर एक्सटर्नल इंसुलेशन भी दे दिया। जो अब ये सिलेंड्रिकल जो आपका इक्विपमेंट है, इसमें क्या टेम्परेचर प्रोफाइल आने वाला है, अंदर स्टीम है 500 डिग्री सेल्सियस पे, बाहर एयर है, बाहर कन्वेक्शन से हीट लॉस हो रहा है, अंदर कन्वेक्शन है, फिर कंडक्शन है, फिर कन्वेक्शन है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे किस टाइप का हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यही क्वेश्चन वो पूछेंगे, हीट ट्रांसफर में ज्यादा नहीं जाया जाता, इन्हीं क्वेश्चन के आसपास जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे, वो है आपका क्या है कि हम दो टॉपिक पढ़ते हैं कन्वेक्शन में। एक होता है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर वाला, एक टॉपिक पढ़ते हैं कांस्टेंट हीट फ्लक्स का टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक में जो है आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या है कि कोई भी एक स्टील पाइप है, उसके अंदर इनलेट, कोई भी आप x = 0 इनलेट मान लीजिए, यहाँ से वाटर फ्लो होना स्टार्ट हुआ और आपने कांस्टेंट हीट फ्लक्स अप्लाई कर रखा है कुछ लेंथ तक, तो वो आपसे लेंथ के साथ साथ टेम्परेचर का प्रोफाइल बनवा सकते हैं। किसका टेम्परेचर, जो अंदर वाटर है उसका टेम्परेचर, तो उसका वो प्रोफाइल बनवा सकते हैं। वो आप कहेंगे कि बाहर कांस्टेंट हीट फ्लक्स की कंडीशन है तो क्या टेम्परेचर प्रोफाइल आएगा, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर की कंडीशन है तो क्या प्रोफाइल आएगा, किसका टेम्परेचर जो अंदर वाटर फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर, किसके साथ, लेंथ के साथ। ये दो टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है हीट ट्रांसफर में पूछे जाते हैं। तो आपको थर्मल बाउंड्री लेयर का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब आप बाउंड्री लेयर बना रहे हो तो आपको थर्मल बाउंड्री लेयर का मतलब भी पता होना चाहिए, क्या चीज होती है थर्मल बाउंड्री लेयर। तो ये, और कन्वेक्शन का बेसिक पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन होता क्यों है। तो आपको बस इससे ज्यादा नहीं जाया जाता। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि इतना ही जो है आपसे पूछा जाता है, और आपको फोरियर लॉ पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल जनरेट करके बताइए, मैं अपनी तरफ से एक वेरिएबल एरिया आपको दे दूंगा कि ax = समथिंग कांस्टेंट इनटू e⁻⁻x। अब आप मुझे जो है टेम्परेचर प्रोफाइल बना दीजिए, ये आपका एरिया है और आपकी कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट दे दिया, मैंने कंडक्टिविटी को भी x के साथ वेरी करवा दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे बस वो ये देखने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं, आपको फोरियर लॉ का पता है या नहीं, ना कि आपने सीधा रट रखा है कि Q = del T / थर्मल रेजिस्टेंस। अगर आपने ये रट रखा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, बट आपको जब बेसिक पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आपको बस इतने में ही ध्यान रखना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कितनी डेफिनेशन याद है, कितने अलग अलग फॉर्मूलाज याद हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, कितना अच्छे से आपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। कि अगर मैं आपको कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं तो वहां पे आप चीजों को देख पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, कैसे ग्राफ चेंज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है 1 मंथ का जो भी है, सो इसमें एक स्टूडेंट को रादर देन लर्निंग टू मेनी थिंग्स, उन्हें जस्ट प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए और खुद से ट्राई करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल यही अप्रोच रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरएसी सब्जेक्ट की। जैसे अगर कोई बंदा आरएसी सब्जेक्ट बोलता है कि वो उसका इंटरेस्टिंग है, सो वहां पे क्या क्या टॉपिक एक्सपेक्टेड है? देखिए, आरएसी मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका रेफ्रिजरेशन, नाम से ही पता चल रहा है, एक एयर कंडीशनिंग। अब रेफ्रिजरेशन पढ़ना है तो रेफ्रिजरेशन में सबसे पहले आता है VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आपको इसका अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। क्योंकि आरएसी में क्या है, थोड़ा सा वही बात एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह है, जैसे टर्बो है वो है, प्रैक्टिकल तो सारे हैं, सोम भी प्रैक्टिकल है, हीट ट्रांसफर भी है, बट ये वाले में क्या है, जो
जहां पे इक्विपमेंट आ जाते हैं ना, वहां थोड़ा सा आपको केयरफुल चलना है। मैं फिर से कहूंगा, मेरा आरएसी चूज करने का कारण ही ये था कि इसरो आरएसी का इंटरव्यू देना है। जब इसरो आरएसी का इंटरव्यू देना है तो आपको डेफिनेटली आरएसी का कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आप जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में जाना है। जब आपका सब्जेक्ट ही एक है, तो आपको एक सब्जेक्ट पे ही पूरा इंटरव्यू होने वाला है, इसरो का इंटरव्यू है, तो डेफिनेटली उसमें अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आरएसी में अब बोलोगे तो आपको थोड़ा कंप्रेसर का पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप के कंप्रेसर होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है कंप्रेशन का, आपको इवेपोरेटर का पता होना चाहिए, आपको कंडेंसर का पता होना चाहिए, एक्सपेंशन वॉल, क्यों एक्सपेंशन वॉल यूज करते हैं, एक्सपेंडर क्यों यूज करते हैं, कभी कभी एक्सपेंडर भी होता है, आपको पता होगा कि जो एयर साइकिल होती है उसमें एक्सपेंडर भी यूज करते हैं जहां एयर फ्लूइड होता है, क्यों। अच्छा, जब हम ये R12 या R134 ये यूज करें तो यहाँ एक्सपेंडर यूज क्यों नहीं करे। फिर वो आपसे अब आरएसी बोलेंगे तो आपसे सिंपल सा सवाल आप वो ये करेंगे, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, हाँ है, आपने उसको देखा, हाँ देखा मैंने, तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आपने देखे हैं, आपने कंप्रेसर देखा है कभी, वो किस टाइप का कंप्रेसर है, क्या फुली सील्ड है या ओपन कंप्रेसर है, या फिर उसकी सीओपी का आप अंदाजा बता सकते हो उसकी सीओपी कितनी होगी, उसमें कौन सा आप रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो, और इसके अलावा क्या उसमें आपने देखा होगा कंप्रेसर का बैक साइड वाला पोर्शन है, आपने देखा वहां फिन्स लगी होती हैं, क्या उनका कोई नाम है, क्या वही कंडेंसर है, मतलब जहां से हीट रिजेक्ट होता है सराउंडिंग में, और इवेपोरेटर कहाँ पे होता है। तो ये जो है आपको बेसिक्स पता होना चाहिए वीसीआरएस में। वीएआरएस का भी आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन के, वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों वीसीआरएस के बाद वीएआरएस भी आया। इसके अलावा साइकोमेट्री, डेफिनेटली देखिए एयर कंडीशनिंग में आपको साइकोमेट्री का अंदाजा अच्छा खासा होना चाहिए कि साइकोमेट्री है क्या, उसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इनका मतलब आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या है। जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए, जैसे कि हम जो है एक राजस्थान में रह रहे हैं, एक हम मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में हम कूलर यूज क्यों नहीं करेंगे, राजस्थान में कूलर क्यों बेटर है एज कम्पेयर टू एसी, या फिर मुंबई में एसी क्यों बेटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए बारिश किस प्रकार होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आरईसी का क्वेश्चन है कि बारिश कैसे होती है, ये हो गई। तो इस टाइप का आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा आइडिया होना चाहिए। हो सकता है वो वीसीआरएस पे ही रह जाए आपसे, इतना ही पूछे, क्योंकि देखिए आरएसी को मैं कहूंगा आप सबसे लास्ट में रखिए, क्वेश्चन उससे थोड़े ही पूछेंगे। तो ये इस टाइप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे जो है साइकोमेट्री में जो हम अलग WSET, अलग जो भी प्रोसेस होते हैं, हाँ वो सारी लाइक बिल्कुल सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, हाँ एग्जैक्टली सर। डिह्यूमिडिफिकेशन, ये सब सारी चीजें जो है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर साइकोमेट्री और ये जो आपने जो अभी सारी चीजें बताई, लाइक वीसीआर साइकिल के बारे में बताया, और जो भी रेफ्रिजरेशन जो भी साइकिल्स होते हैं, अगर वो सारी चीजें आप देख लें तो एटलीस्ट आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। एग्जैक्टली यस सर। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मशीन डिजाइन। अब देखा जाए तो मशीन डिजाइन इज समवॉट लाइक सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग का ही एक पार्ट बोल सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्या टॉपिक से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। देखिए जब मशीन डिजाइन आप बोलते हैं तो सोम से आगे चल के, सोम से एक कदम हम आगे चलते हैं, सोम में हम पूरा स्टैटिक लोडिंग ही पढ़ते हैं, सोम में कहीं पे भी डायनेमिक लोडिंग का कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जब आप मशीन डिजाइन की बात करेंगे तो डेफिनेटली मशीन डिजाइन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सोम का एक्सपेंशन है मशीन डिजाइन, जो हम प्रैक्टिकल में जो है यूज करने वाले हैं। तो मशीन डिजाइन की जब बात करेंगे तो आपसे डेफिनेटली डायनेमिक लोडिंग का कोई वो क्वेश्चन देंगे जहां से आपको कोई भी मशीन का पार्ट वो डिजाइन करने का कह सकते हैं आपसे, या फिर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोडिंग भी पूछ सकते हैं कि किस टाइप की इसमें लोडिंग आ रही है, डायनेमिक लोडिंग किस प्रकार आ रही है, या हम कुछ जैसे इक्वेशन पढ़ने, सोडरबर्ग इक्वेशन, जर्बर इक्वेशन, ये सब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और फटीग लोडिंग कंडीशन जो है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बस इसी से ही जनरली पूछा जाता है, आपसे रिविट वगैरह डिजाइन नहीं करवाए जाते हैं कि आप रिविट डिजाइन कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ नहीं, वो आपसे कोई प्रैक्टिकली कुछ ऐसा इक्विपमेंट आपसे दे देंगे जिसमें डेफिनेटली फटीग लोडिंग हो, रिपीटेड कंडीशन लोडिंग हो, तो ऐसी टाइप का जो है आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसी को ही आपसे से डिजाइन करवाएंगे। बस एमडी में इतना ही रहता है, जनरली बच्चे एमडी नहीं बोलते, क्योंकि जब सोम बोल दिया तो सोम तक ही रहता है, मशीन डिजाइन जनरली नहीं बोलते। तो मशीन डिजाइन से मैंने जितने प्रीवियस ईयर देखे हैं वो थोड़े ही अवेलेबल हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही जो है आपसे पूछे जाते हैं। सो अशोक, ओवरऑल देखा जाए तो हमने जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग बात करें कि जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके पास जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ का है, मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 मंथ का है। और जाहिर सी बात है अगर उस पर्सन ने एग्जाम क्रैक की है तो एटलीस्ट उसका एक बेसिक नॉलेज तो होगा उसके पास। एग्जैक्टली। सो अभी उसे क्या करना चाहिए, क्या रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, या एनपीटीईएल के वीडियो देखने चाहिए, या
रिवर्स जाना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो उसने बेसिक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, देन उसके बाद वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देखे और वहां से फिर अगर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट में अटकता है तो फिर रेफरेंस बुक रेफर करे। किस तरह से उसे अपनी अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, मैंने जो है रिवर्स ही चला था। मैं पहले इंटरव्यू क्वेश्चन ही देखे थे मैंने। पहले मतलब ये अंदाजा होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, और वो हमें इंटरव्यू क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। हम कुछ और ही पढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने हीट ट्रांसफर का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया कि मैं रिनोल्ड कोलबर्न एनालॉजी पढ़ रहा था भारी भरकम, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन देखे थे उसमें कुछ है ही नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और मैंने देखा कि सबसे पहले आप इंटरव्यू क्वेश्चन ही देखो। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपने इंटरव्यू क्वेश्चन देखा आपको मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने रिटन टेस्ट निकाला है तो आपको एटलीस्ट पता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछने का ये चाह रहा है। बड़ा बड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। वो कैसे पता चलेगा? वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तभी पता चलेगा। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि शुरुआत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लिख लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आप लिख लीजिए सबके अलग अलग टॉपिक वाइज कि सोम के ये सारे मैंने क्वेश्चन जो है 15 इंटरव्यूज के ये सारे मैंने लिखे हैं, हीट ट्रांसफर के इतने लिखे हैं, फ्लूइड के इतने लिखे हैं। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब बात ये आती है कि पढ़ें कहाँ से। हीट ट्रांसफर के लिए सेंजल एक काफी अच्छी बुक मानी जाती है, बट आपसे एक महीने में एक सेंजल ही पूरी होगी, एक हीट ट्रांसफर की ही, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। फिर क्या करें? तो फिर इसीलिए आप जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आप देखोगे आपको सेंजल में आपको रेडिएशन नहीं पढ़ना है, सेंजल में आपको कन्वेक्शन का हाई लेवल वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको पहले प्रीवियस ईयर देखने जरूरी है। इसके बाद आपको अब सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को मैंने कहां से पढ़ा मैं बताता हूँ। नंबर एक, पहली बात तो ये कि मेरे पास टाइम ज्यादा अवेलेबल था क्योंकि उस टाइम कोविड का चल रहा था। तो मैंने तैयारी मार्च से ही स्टार्ट कर दी थी, हल्का फुल्का पढ़ना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि आरएसी और उधर अपना मैकेनिकल इसरो आरएसी तो निकल ही गया। तो जो है 17 मार्च को, जहां तक मुझे याद आ रहा, मेरा रिटन टेस्ट था। तो अंदाजा लग गया 71 अटेम्प्ट हुए थे, तो देख ही गया था आराम से हो जाएगा क्लियर। तो मैंने 6 अप्रैल से, हाँ जहां तक मुझे याद है, अप्रैल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने शुरुआत की थी एनपीटीएल से। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुना। सबसे पहले मैं आपको सोम का बताता हूँ कि सोम कहाँ से मैंने पढ़ा। सोम के लिए मैंने एनपीटीएल देखा था, बट उसका कोई फायदा मुझे ज्यादा लगा नहीं। हाँ, तो सोम के लिए जो है, सोम से मैंने कहा था ना, जब आपसे वो एसएफडी बीएमडी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि एसएफडी बीएमडी वो बनवाएंगे, तो उसके लिए जो है आप जो आपके मेरे जो हैंड रिटन नोट से जो है वो मैंने उसको उनको प्रेफर किया। जैसे कि आपसे वेरिएबल लोडिंग टाइप का क्वेश्चन है या कांस्टेंट लोडिंग का है या पॉइंट लोड है, तो ये सारे जो है मैंने, जो मेरी नोटबुक थी उसमें मैंने, मेरे जो नोट्स थे उनमें मैंने ये सारे क्वेश्चन किए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को किया। तो एक बात और ध्यान रखना, जब आप एसएफडी बीएमडी बनाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएफडी की स्लोप डिक्रीज क्यों हो रही है, इंक्रीज क्यों हो रही है, या कांस्टेंट क्यों है, बीएमडी की इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट क्यों है। तो उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव का भी पता होना चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रख के ही चलना है, नंबर एक। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरे जो हैंड रिटन नोट्स थे उनको प्रीफर किया। उसके अलावा जो कोई भी आप सोम की कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक सोम की उठा लीजिए, कोई भी, क्योंकि हर एक बुक में आपको एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। तो वहां से आप जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको आप मतलब उनका एसएफडी बीएमडी बना के देखिए। ये कर लेंगे किसी भी एक बुक से 10-15 क्वेश्चन अगर आप एसएफडी बीएमडी कर लेते हैं तो आपका एसएफडी बीएमडी पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि बीआरसी में मैं फिर से कहूंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच। आपको सोल्यूशन तक पहुंच गए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका अप्रोच अगर सही है, सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे दैट्स मैटर। कोई बात नहीं अगर सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे, अप्रोच सही होने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन आपका अप्रोच पे ही होगा। आपको रटा रटाया आंसर याद है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। तो उसके लिए आप थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, एसएफडी बीएमडी की नोट आपके 100 नोट्स कवर करके अब जो किसी भी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप उठा लीजिए, उससे एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे काम चल जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया, आप कोई भी बुक उठाएंगे सोम की तो उसमें, या मटेरियल साइंस की भी, तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अच्छे से माइल्ड स्टील का अच्छे से कवर होगा, जिसके हर एक पॉइंट जितने भी माइल्ड स्टील में होते हैं, जितने पॉइंट हम पढ़ते हैं, जैसे इलास्टिक लिमिट आ गया, या अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, या अल्टीमेट पॉइंट, वो सारे कवर होते हैं। तो आपको वहां से करना ही, मतलब किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ लीजिए। तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, वहां से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कास्ट आयरन का, सबसे पहले माइल्ड स्टील का, उसके बाद कास्ट आयरन का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, और आपको प्लास्टिक्स वगैरह का भी अंदाजा होना चाहिए कि प्लास्टिक का इन जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, ये कवर कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आप, अब आपके हैंड रिटन नोट्स है, वहां से आप टोर्जन के भी क्वेश्चन कुछ कर लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि टोर्जन में किस प्रकार जो है वो
डायरेक्ट सीएस टेस्ट, जो सीएस टेस्ट आने वाला टोरजन सीएस टेस्ट, वो किस प्रकार आता है, उसमें शियर स्ट्रेन कैसे निकाला जाता है, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कवर कर लीजिए, यहाँ से सोम आपका लगभग लगभग कवर हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड के क्वेश्चन मैंने कहा कि आपसे फ्लूइड के लिए मैं आपको कहूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो एनपीटीईएल पे लेक्चर अवेलेबल हैं, जो फ्लूइड के एसके सोम सर के हैं, स्पेशली मैंने उन्हीं के देखे, मैं वही बताऊंगा। एसके सोम सर के जो एनपीटीईएल पे लेक्चर अवेलेबल हैं, वो फ्लूइड के लिए दी बेस्ट है। आप वहीं से शुरुआत कीजिए, उसको डबल स्पीड में देखिए, सिंगल स्पीड में आपसे कवर नहीं हो पाएंगे। हर रोज आप कम से कम 8 लेक्चर देखिए, और आपके जो स्टार्टिंग के, जहां तक मुझे आइडिया है, 30 से 35 ही है। टोटल लेक्चर शायद 48 है, बट आपको 30 से 35 लेक्चर ही देखने हैं। बाकी वाले जो है वो आपके बाउंड्री लेयर वगैरह के क्वेश्चन आने लगते हैं, बाउंड्री लेयर और ये नोचेस वियर के, वो आपको मतलब लेक्चर आने लगते हैं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टार्टिंग के 30 से 35 लेक्चर देखिए, 3 या 4 दिन में आपके जो है लेक्चर कवर हो जाएंगे। आपको हर रोज 8 से 10 लेक्चर देखने, डबल स्पीड करके देखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आप उसको नोट कर लीजिए। मैंने 4 दिन में फ्लूइड खत्म कर दिया था एनपीटीईएल से। तो वहां से देखिए, वहां पे आप देखोगे कि सर ने कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं, जो आपके जो ये हैं टैंक वाले जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो सर ने सोल्व करवा रखे हैं, वहां पे खुद सोल्व किए। तो वहां से जब आप देखोगे तो आपको अप्रोच पता चल जाएगी कि टैंक के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। आप वहां से कर लीजिए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स है, वहां पे भी अगर आपको कुछ सोल्व क्वेश्चन मिलते हैं टैंक वाले, तो आप वहां से भी कवर कर लीजिए। दूसरा, जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। हमें विस्कोसिटी ठीक है फॉर्मूले से उठा के न्यूमेरिकल में रखनी, वो अलग चीज है, लेकिन आपको विस्कोसिटी का मतलब समझ में आएगा। सरफेस टेंशन क्या है, इसका मतलब समझ में आएगा। वेंचुरीमीटर हम क्यों यूज करते हैं, वो सारे सर ने जो है, मतलब जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो बाद में पढ़ क्यों रहे हैं हम, मतलब वेंचुरीमीटर क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं सर ने अच्छे से कवर कर रखी है। तो मैं कहूंगा आप एफएम के लिए जो है एनपीटीईएल के लेक्चर मैं कहूंगा आप प्रीफर करें। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सर ने कुछ टॉपिक के क्वेश्चन भी, जो जैसे कि हम टैंक वाला मैंने बताया, वो सर ने करवा रखे हैं। तो ये सारे कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जो भी अवेलेबल आपने जो लिखे हैं, अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो सारे सोल्व करोगे, आप देखोगे लगभग लगभग हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बोयेंसी वाला बताया, बोयेंसी वाला स्पेसिफिकली कहीं पे भी आपको ऐसा, किसी बुक में भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपने स्टील बॉल कहीं 10 मीटर हाइट से आपने स्टील बॉल डाली, 10 मीटर वो एयर में रही, उसके बाद 5 मीटर वो वाटर में रही, तो इसका ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पे मैकेनिक्स यूज होने वाला है, ये मैकेनिक्स का ही एक टाइप का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनवाए जाएंगे, हाइट वर्सेस टाइम के ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये ग्राफ आपको जो है मैकेनिक्स का यूज करके ही करने पड़ेंगे। ये स्पेसिफिकली आपको कहीं पे भी सोल्व नहीं मिलने वाला इसका, कि आप देखोगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि बीआरसी में जब वो फ्लूइड का क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं। तो ये जो है, मैं अब आप होगे कि इनको कैसे सोल्व करें, तो इनको सोल्व करने के लिए मैं कहूंगा जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं ना, आप उनके साथ डिस्कशन कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन का। मैं जनरली करता था, मेरे 2-3 दोस्त तैयारी कर रहे थे, उनके साथ डिस्कस करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस का भी आप सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। इसके अलावा बात आती है हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर कहां से करें, तो हीट ट्रांसफर के लिए भी मैं एनपीटीईएल को ही आपको कहूंगा कि प्रीफर करें। पहले आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप कवर कर लीजिए, बेसिक। अब उनको कवर करने के लिए आपके पास 5 से 6 घंटे, ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन हीट ट्रांसफर के हैंड रिटन नोट्स कवर कर रहे हो। आपको पता है कि उनमें क्या लिखा हुआ है, आपने बहुत बार पढ़ रखे हैं, बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लिए 3-4-5 घंटे में। उसके बाद आप एनपीटीईएल के लेक्चर स्टार्ट कीजिए। उन लेक्चर्स में जो है सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कौन से सर ने, केवल एसके सोम सर के देखे थे, मैं उन्हीं को प्रीफर करूंगा। एसके सोम सर के जहां तक मुझे याद है लेक्चर नंबर 1 से ऊपर 16 या 17 लेक्चर हैं, उनमें से आपको 1 से 10 लेक्चर ही जो है आपको देखने हैं। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर देखने, उसमें सर ने कंडक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा कि आखिर कंडक्शन होता क्या है। और जो मैंने आपको बताया था कि फोरियर लॉ पे जनरली पूछ सकते हैं आपसे, जब एरिया वेरिएबल है, कंडक्टिविटी वेरिएबल है, तो आप टेम्परेचर प्रोफाइल बनाइए। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप का हो जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सर ने इसमें कवर करवा रखा है और आपको असली मतलब समझा रखा कि कंडक्शन का मतलब क्या है। इसके अलावा कन्वेक्शन के लिए सर का है लेक्चर नंबर 17 या 18 है, एसके सोम सर का ही है वो भी। आपको वो एक लेक्चर देखना, केवल 1.25 या 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें सर ने अच्छे से बता रखा कि कन्वेक्शन है क्या। वहां से आप कन्वेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि कन्वेक्शन का मतलब समझ में आना, आप न्यूमेरिकल कर देते हो बड़ा बड़ा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी न्यूमेरिकल कर देते हो, बट कन्वेक्शन है क्या वो समझ में नहीं आता। तो लेकिन इंटरव्यू में आपसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करवाने वाले, वो क्वेश्चन वो मतलब समझवाए, मतलब पता करेंगे कि आपको है इसका मतलब पता है या नहीं। तो उसके लिए लेक्चर नंबर 17 है या 18 आप देख लेना, उसमें वो भी एसके सोम सर का ही है, वही आपको देखना है। तो हीट ट्रांसफर के लिए ये कर लीजिए। इसके अलावा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे ऑटोमेटिकली फिर होने लगेंगे। जब आपको मतलब समझ में आने लगता है ना, तो चीजें सोल्व होने लगती है, तो आप टेम्परेचर प्रोफाइल वगैरह ड्रॉ कर लोगे। फिर से मैं कहूंगा जब आपका कोई दोस्त कर रहा है तो आप उसके साथ इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करें, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आपको जो है यहाँ पे मतलब
आपको वेरिफिकेशन होता रहेगा आंसर्स का। इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट सोम फ्लूइड हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप अपने नोट्स के अलावा पीके नाग को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स में आपसे पिस्टन सिलेंडर पूछा जाएगा, उसके लिए आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए थर्मो का, तो आप पीके नाग प्रेफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे सेंजल का भी कहते हैं, अब मैंने थर्मो पढ़ी नहीं तो मैंने थर्मो देखा ही नहीं, तो लेकिन फिर भी कुछ लोग पीके नाग का कहते हैं कि पीके नाग आप प्रेफर कर सकते हो, अपने नोट्स के अलावा पीके नाग आप जो है पढ़ सकते हो, लेकिन पीके नाग से आप पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसा नहीं कि आप पूरी पीके नाग पढ़ोगे। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको जैसे आपने अवेलेबिलिटी वाला चैप्टर खोला तो आपको उसको उसमें समझ में आना चाहिए कि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है। आपने सेकंड लॉ पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा है कि सेकंड लॉ क्यों आया एग्जिस्टेंस में, उसका मतलब क्या, जब तो आपको वो वाला पोर्शन ही पढ़ना है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या है ये पता होना चाहिए। तो कुछ आप एक दो न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लीजिए, मैं कहूंगा हर चैप्टर के, तो जब न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि पीवी डायग्राम को सोल्व कैसे करना है, तो ये भी इसमें हेल्प मिलेगी। आरएसी के लिए आप एक ही बुक है सीपी अरोड़ा, वो आई थिंक सफिशियंट है, उसमें आरएसी का सब कुछ है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट उसमें करना क्या है, उसमें वही बात, जब आप साइकोमेट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आपको साइकोमेट्री के जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने सीपी अरोड़ा सर ने अच्छे से समझा रखा है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का क्या मतलब है, डीवीटी का क्या मतलब है, डब्ल्यूबीटी का क्या मतलब है, तो वहां से आप जो उन चीजों को क्लियर कर सकते हो। वीसीआरएस वगैरह तो आप लगभग सभी को आती है, तो और जहां तक इक्विपमेंट की बात है, कंप्रेसर वगैरह, तो वो भी आप सीपी अरोड़ा से ही पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो भी आरएसी में जो है काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको एक बार मतलब समझ में आने लगता है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए आप सोल्व कर देते हो। तो यहाँ से जो है सीपी अरोड़ा से आप आरएसी प्रेफर करें। अगर हम लोग बीआरसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो मैक्सिमम इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका सॉल्यूशंस आपको कहीं बुक में कहीं नहीं मिलने वाला। बेटर यही है कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करें, आप देखें कि आप क्या कर पा रहे हैं, आप खुद से 2-3 बार ट्राई करें, ठीक है। और ट्राई करने के बाद जब आपको नहीं मिल रहा है देन यू शुड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स और योर ग्रुप मेंबर्स। और इसीलिए हमने एक मैकेनिकल पेंटोमैथ का एक बीआरसी का एक सेपरेट टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। और वहां पे काफी स्टूडेंट है जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट अगर उस ग्रुप में नहीं है तो आप प्लीज ज्वाइन हो जाए, और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, आप वहां पे डिस्कस करें, सो दैट म्यूचुअल बेनिफिट हो सके, आपका भी बेनिफिट होगा और आपके फ्रेंड का भी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीआरसी में जब पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, सो हमारी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बीआरसी में सिलेक्शन होगा आपके अप्रोच के ऊपर, ना कि फाइनल आंसर के ऊपर। यस सर, बिल्कुल, ये सही बात है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आंसर सॉल्यूशन से ज्यादा अप्रोच पे ही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सोम से मेरे से एसएफडी बीएमडी वो पूछते, बट मेरे से उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें पूछी, उन्होंने मुझे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ ही नहीं करने दिया। क्वेश्चन वो एसएफडी बीएमडी का था, उन्होंने कहा एसएफडी बीएमडी ड्रॉ मत करो, वो हम तुम्हें बता देंगे, ये आने वाला लीनियर है, यहाँ ये है, खुद ही बता दिया उन्होंने, मुझे ड्रॉ ही नहीं करने दिया। वो कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे से नहीं हो पाया, बट मैंने ट्राई किया मेरी तरफ से बेस्ट, डेफिनेटली उन्होंने उसमें मार्क्स दिए ही होंगे, तभी जाके यहाँ पे कुछ हो पाया। तो इंपॉर्टेंट है अप्रोच। एक बात आप ध्यान रखिए, पहले मैं 2-3 पॉइंट इससे पहले ऐड करना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि आप ये ना देखें कि आपसे क्वेश्चन इजी पूछा गया है या टफ पूछा गया है। डेफिनेटली अगर इजी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कम मार्क्स देगा आपको, टफ क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा भी बताया तो आपको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप गिवन प्रॉब्लम को किस टाइप तरीके से अप्रोच करते हैं, ना कि आपने क्या रट रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब मेरे से पहला सब्जेक्ट जो है फ्लूइड से मेरा स्टार्ट हुआ था, तो फ्लूइड में अप्रोच वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा कि उन्होंने मुझे ऐसे उलझा दिया था कि ऐसा लगने लगा कि या तो बर्नौली इक्वेशन गलत है और या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन गलत है। एक क्वेश्चन मैंने जैसे पहले इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे ऐसा उलझा दिया था कि या तो बर्नौली गलत है या फिर कॉन्टिन्यूटी गलत है, जबकि बर्नौली हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th से, कॉन्टिन्यूटी भी हम 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बेसिक था, बिल्कुल एकदम बेसिक, उसमें कोई हाई लेवल चीज नहीं है, बर्नौली सब पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी सब पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा बेसिक चीज ही पूछी जाएगी और आपकी वो अप्रोच देखेंगे किस प्रकार आप अप्रोच कर रहे हो। रही बात अप्रोच की, तो जैसे कि मेरे से पहला ही क्वेश्चन जो है वो टैंक का ही पूछा गया था। तो जब भी टैंक, उन्होंने कहा कि एक टैंक बनाइए, तो मैंने टैंक बना दिया, उन्होंने कहा कि इसमें वाटर फिल कीजिए। तो अब देखिए, जब टैंक बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ से पूछना चाहिए कि सर टैंक ऊपर से ओपन है या क्लोज है। तो ये चीजें आपको खुद को पता नहीं चाहिए, क्योंकि क्लोज है तो अलग, सब कुछ अलग होने वाला है,
क्योंकि ऊपर से क्लोज है तो एयर नीचे से जाएगी तो उसमें अलग सब कुछ टाइम के साथ अलग तरीके से चेंज होगा। लेकिन अगर ऊपर से ओपन है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो पहला ये पूछा गया। एक बीआरसी के इंटरव्यू की एक खास बात ये है कि जब जो भी आप मुंह से बोलोगे ना वो उसी को वर्ड को पकड़ेंगे और उसी का आपसे आगे अगला क्वेश्चन उसी से बनने वाला है, या उसी टॉप मतलब अगर वही क्वेश्चन चल रहा है तो उसी में वो जो आपने बोला है उसी से पूछा जाएगा। जैसे कि मेरे से पहला क्वेश्चन जब टैंक का पूछा गया तो मैंने बताया कि सर ये एच हाइट है, ठीक है, ऊपर से ओपन है या क्लोज, उन्होंने कहा ऊपर से ओपन है। तो मैंने कहा सर मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि फ्लूइड आइडियल है, मतलब वाटर ले रहा हूँ मैं, वो आइडियल है, सीवी और सीडी की वैल्यू मैं 1 दे रहा हूँ। जब आप आइडियल बोलोगे तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर आप आइडियल बोलोगे तो वो आइडियल का मतलब पूछेंगे आपसे कि आइडियल का मतलब क्या है, कि सर आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आने वाला, विस्कोसिटी इसकी 0 है, कोई सरफेस टेंशन का वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सीवी सीडी सब जो है 1 ले रहा हूँ, कोई मतलब बिना कॉन्ट्रैक्शन। अब जब बिना कॉन्ट्रैक्टर वर्ड बोलोगे तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बिना कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, क्यों ये फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि सर एच हाइट है, ठीक है, तो टाइम निकालना था मुझे कि टैंक कितने टाइम में खाली होने वाला है। तो मैंने बोला नीचे से वेलोसिटी जो है सर √2gh आने वाली है। जैसे ही मैंने बोला वेलोसिटी इक्वल टू √2g, तो वो बोले ये कहां से आ गई, ये आपने कैसे लिख दिया वेलोसिटी इक्वल टू √2g, जबकि हमको सबको पता है कि जब वेलोसिटी √2g है तो चाहिए अगर एच हाइट तक पानी है तो नीचे अगर आप ओरिफिस बनाते हो मतलब होल बनाते हो तो वहां से जो वाटर एग्जिट होने वाला है वो v इक्वल टू √2g। वो बोले ये कैसे कर दिया आपने। मैंने कहा सर वेलोसिटी √2g आती है, कैसे आती है। मैंने कहा सर बर्नौली से। तो बोले बर्नौली लगाइए। तो उन्होंने बर्नौली लगवाई। जैसे मैंने v इक्वल टू √2g बोला तो बोला बर्नौली क्या होती है। तो मैंने बताया सर ऐसे 3 टाइप की एनर्जी होती है। फिर वो पूछेंगे कि प्रेशर एनर्जी क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी हेड का क्या मतलब है, डेटम मतलब जो आपका पोटेंशियल वाला होता है उसका क्या मतलब है, वो उन्होंने अप्लाई करवाया। फिर बर्नौली अलग अलग जगह से लगवाई। मैंने टॉप पॉइंट और एग्जिट पे बर्नौली लगाई, उन्होंने कहा टॉप की बजाय बॉटम पे आइए, यहाँ से यहाँ तक बर्नौली लगाइए। बर्नौली ही मतलब फिर लगवाते रहे। उसके बाद उन्होंने आगे एक पाइप लगवा दिया, उसके बाद पाइप बेंड करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन रहा ही बेसिक। तो अप्रोच की जहां तक बात है, आपको बर्नौली और कंटिन्यूटी को पकड़ के चलना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज ये होती है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब वो कोई क्वेश्चन बोले तो आप उसको पहले ध्यान से सुनिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन बोला और आप 5 सेकंड में आंसर देने लग गए। आपके पास अगर आप सही जवाब दे रहे हो तो वो अगर आप अप्रोच भी लगा रहे हो, सही जवाब नहीं अप्रोच भी लगा रहे हो, तो भी आपसे वो 1-1.25 घंटे तक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आराम से, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। इसलिए आप हड़बड़ाहट में गलत आंसर देने से अच्छा है या तो आप चुप रहें या फिर आप सोच के आराम से बोलें, ये बेटर रहेगा। मैं आपको कहूंगा ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्योंकि आपने अगर गलत मुंह से बोला ना तो फिर वो उसी चीज को पकड़ लेंगे, वो ये नहीं कहेंगे गलत है, फिर वो कहेंगे आपसे क्यों कुछ बोला आपने ये, तो फिर वो आप उस एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर वो बताएंगे कि आपका ये एक्सप्लेनेशन कहाँ पे गलत है, तो वो थोड़ा अच्छा वो नहीं जाता। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप जो है सोच समझ के ही बोले, और मुंह से जो भी बोलेंगे वो आपसे उसी से ही क्वेश्चन आपसे जो आने वाला है। दूसरी बात ये कि अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मेरा अकेला फ्लूड 50 मिनट, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 50 मिनट तक अकेला फ्लूड चला, तो तभी चला कि जब आप उसके आंसर देते जाओगे तो आपसे उसी का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक टाइम आएगा जब आप हाथ खड़े कर दोगे मुझे नहीं आता, वो सबका ही आता है। तो आप ये मत सोचना कि मैं इस सवाल में फंस गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक पता होनी चाहिए। आपको बर्नौली, मैं फिर से कह रहा हूँ कि टैंक के क्वेश्चन में आपसे बर्नौली लगवाई ही जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। क्योंकि कई बार क्या है, जैसे मेरा एक दोस्त है उसने हड़बड़ाहट में p/w को p²/w कर दिया और v²/2g का v/2g कर दिया, तो ऐसे घबराहट हो गई। वो कह रहे हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो, आप तो घबरा गए हो। तो ऐसे चीजें नहीं करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, आराम से शांत रहें, जो इंटरव्यू उससे पहले वाली रात आराम से सोएं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद ही अप्रोच करनी है। तीसरी बात ये कि इंटरव्यू की खास बात ये है कि आपको हर क्वेश्चन में जहां भी आप फंसोगे वो आपको हिंट देंगे। हिंट में जब वो जो भी वर्ड बोले उस उनके एक एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है, वो आपको हिंट देंगे कि आप कहाँ फंस रहे हो। और अगर आप हिंट को पकड़ जाते हो और आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो तो आपको उसके वो पूरे नहीं नंबर मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जब वो हिंट दे उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हिंट में ही आंसर छुपा हुआ। हाँ, तो अगर आप हिंट कैच कर लेते हो आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। तीसरी बात ये ध्यान रखनी, कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि पहला सब्जेक्ट अगर अच्छा चला जाए तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके से पहले फ्लूइड पूछा गया, आपको फ्लूइड अच्छे से तैयार था आपका, ठीक है, बट क्या है फ्लूइड आपका तैयार नहीं था और उन्होंने फ्लूइड ही सबसे पहले पूछ लिया और आप अटक गए, तो फिर क्या है कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। डेफिनेटली ये नॉर्मल है, बट आप इस बात का ध्यान रखिए कि उससे आपको डाउन नहीं होना। जैसे कि मेरा सोम सबसे ज्यादा तैयार मैंने सोम किया था, तो मेरा सबसे खराब ही सोम रहा वहां पे, क्योंकि वही बात, वो क्या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए इसका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो नहीं हो पाया मेरे से। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लिए थे अच्छे से, तो मेरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ एसएफडी बीएमडी स्ट्रेस स्ट्रेन या बकलिंग का क्वेश्चन हो या कुछ भी हो मैं सब बता दूंगा।
बट जब उन्होंने देखा कि जो रोलर सपोर्ट है उसी को मूव करवा रहे हैं, तो मेरी तो हालत खराब होगी कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो हालांकि मेरे से सोम सबसे लास्ट में पूछा गया तो इसलिए थोड़ा अलग रहा, बट कई बार क्या, अगर वही चीज मेरे से स्टार्टिंग में पूछ ली जाती तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन आ जाता। सब किसी का भी आ जाता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना कि इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हो। आप ये मत सोचना, जैसे सोम पूछा गया, सोम में हालत खराब होगी, फ्लूट पे आए, आपको आते हैं, फ्लूट सब आता था, मतलब आपको आता है, बट आप फिर घबरा रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा कि सोम खराब हो गया। उसको भूल जाओ, जो खराब होना था हो लिया। अगर आपका एक दो सब्जेक्ट में बहुत जबरदस्त चले जाते हैं ना, तो उस चीजों को दबा दिया जाता है, क्योंकि देखेंगे कि हाँ ये उनको भी समझ में आती है ये चीजें कि ये अंडर प्रेशर आ गया है, ये चीजें उनको भी समझ में आती हैं। उनको आपको सिलेक्ट करना है, ना कि रिजेक्ट करना है। ये इंटरव्यू उस टाइप का नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है, आप में क्वालिटी वो डेफिनेटली आपको लेंगे लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल नहीं पा रहे हो, आप घबरा रहे हो। ये चीजें देखो, अगर घबरा गए तो डेफिनेटली जो आपको चीजें नहीं आती है वो आप बोल ही नहीं पाओगे। और घबराओगे कब, जब आपने एक दो आंसर नहीं दिए तो हालत खराब होगी। जैसे कि जनरल पेपर में होता है, पहला क्वेश्चन देखा नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा आता हुआ गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि पहला दूसरा नहीं हुआ। ये चीजें होती हैं, सबके साथ होती है। तो इसको अवॉइड कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मतलब अवॉइड तो 100% नहीं कर सकता, कोई भी टेंशन किसी को भी हो जाती है क्वेश्चन नाम बताते ही, लेकिन फिर भी कुछ कम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीजों में आप, जब सोम हो चुका तो सोम भूल जाइए, अब आप फ्लूड पे ही ध्यान कीजिए। अब ये मत देखिए कि फ्लूड मतलब सोम में क्या हुआ था ना, फ्लूड के क्वेश्चन है, फ्लूड आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्वेश्चन भी वही पूछे जा रहे हैं जो आप चाहते थे, बस आप इसी पे ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि सोम खराब हो गया। अब बात आती है कि इन चीजों को अवॉइड कैसे करना है। कब प्रैक्टिस, मतलब इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए डेफिनेटली। आप घबरा नहीं रहे, ये किस प्रकार हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि जैसे हम अभी अब हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही करना है। आप इस जैसे कोविड चल रहा है अभी भी, डेफिनेटली बहुत कम केसेस आ गए हैं, बट अभी भी कोविड जीरो तो नहीं हुआ है। जब तक जीरो नहीं होगा तो हम पूरे प्रिकॉशन बरत रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि आपका इंटरव्यू जो बोर्ड पे होने वाला है, यहाँ पे पहले पेज एंड पेपर पे होता था, मेरा भी बोर्ड पे हुआ था, इस बार भी 2021 का भी बोर्ड पे ही होगा। तो आप क्या करें, जैसे दो दोस्त बैठे हैं, मैं और सर, आप सर बैठे हैं, तो हमने क्या किया, बोर्ड लगा लिया। इधर से सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल बोल के, जो सोच रहा हूँ वो भी बोल रहा हूँ, मन में नहीं सोचना, जो बोल बोल के ही सोचना है जो भी, ताकि मैं सामने वाले को समझ में आ रही है कि सोच क्या रहा है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार। जैसे कि कोई भी टैंक का क्वेश्चन है, सर ने कोई टैंक का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, तो मैं सब बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से मैंने कंटिन्यूटी लगाई, यहाँ पे मैंने डीएक्स लेंथ लिया है, उसको मैं इसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ। जैसे बोल बोल के जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप 20 दिन भी बोलोगे ना, 15 से 20 दिन, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आएगा, और जो घबराहट वाला पोर्शन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है डेफिनेटली। अब ऐसा नहीं है कि आप पहली बार तभी बोर्ड पे जा रहे हो, आपने कभी चौक को पकड़ा नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी बोर्ड ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। 15 से 20 दिन, एक एक घंटा भी प्रैक्टिस करोगे ना, एक घंटा केवल इस चीज का प्रैक्टिस करना कि एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। आप चाहिए वही क्वेश्चन सोल्व कीजिए जो आपको आता है, आपको आंसर भी पता है, आपको सब कुछ पता है, बट उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। मुझे भी आंसर पता है, सर को भी आंसर पता है, लेकिन फिर भी हम उसी क्वेश्चन को ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें उस टाइम आप घबराओगे नहीं, आप जवाब दे पाओगे। कई बार कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि आंसर आता है, सब कुछ आता है, वो कर देते हैं, बट बोल नहीं पाते। अब जब बोर्ड पे लिख रहे हो तो आपको एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को आप समझा रहे हो, वो बच्चे हैं उनको आप समझा रहे हो, बस। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप, मैं कहूंगा 15 से 20 दिन जो है ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आप जाएगा ऊपर, और आप जो घबराहट वाला पोर्शन है वो भी चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए डेफिनेटली जैसे मैंने अभी बताया कि आपको दोस्तों के साथ वो करना है, मीटिंग करनी है, इसके साथ साथ अब जब आप मोक लोगे तो डेफिनेटली आपके सामने 3-4 अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने बीआरसी निकाला हो या इसरो या डीआरडीओ निकाला हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले साइंटिस्ट होंगे। यस यस। हाँ, जैसे सर ने बताया बीआरसी के ही साइंटिस्ट होंगे। तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने नहीं पढ़ रखा हो, या फिर हो सकता है कुछ आपसे अप्रोच लगवाएं, वो देखें कि आपकी अप्रोच कैसी है। तो जब आप मोक देते हो ना, तो सामने हमें लगता है कि मैं सब सही बोल रहा हूँ, मुझे तो यही लगता है कि अगर नहीं, जब कुछ ना बोला वो बात अलग है, लेकिन सर ने कुछ भी पूछा, मैंने कुछ भी बोल दिया, तो अब सामने वाला भी तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है कि समझ नहीं आता कि वो चीज सही है या नहीं है। लेकिन जब सामने वाले ने पढ़ रखी है सारी चीजें, उसको पता है, तो वो आपको आपकी गलती बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो जब आप मोक देते हो 3-4, अगर आप मोक टेस्ट दे देते हो, या दो मोक टेस्ट भी दे देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, प्लस आपकी गलतियां पता चल जाती है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप अप्रोच में गलती कर रहे हो, आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो। देखो ये चीजें मैटर करती है, हालांकि माना ये साइंटिस्ट का इंटरव्यू, बट आई कांटेक्ट ये चीजें मैटर करती है कि अब जब सामने की आंखों में आंखें डाल के आप बात कर रहे हो, तो उसको लग रहा है कि हाँ, बंदे को विश्वास है कि ये चीज सही है। तो इसलिए ये चीजें जो कहां से पता चलती है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो। अब जब दोस्त के साथ कर रहे हो, मतलब डिस्कशन कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन अब जब आप मॉक दोगे तो इससे आपको आपकी गलतियां
टेक्निकल गलतियां तो पता ही पता चलेगी, इसके अलावा जो और गलतियां हम करते हैं कि एक्सप्लेन करते टाइम सीधा ही मतलब कुछ मतलब क्या किया हमने, स्टेप ही गायब कर दिए, या फिर क्या किया कि मतलब कुछ कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, या फिर कि इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। ये चीजें तभी समझ में आती है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 2-3 मॉक टेस्ट डेफिनेटली दें। तो वो 1-1.25 घंटे जब चलते हैं तो आपको पता भी चलता है कि 1-1.25 घंटे तक आप सामने वाले 4 या 5, एटलीस्ट 4 या 5 मेंबर आपके पैनल में होने वाले हैं। तो 4 या 5 पैनल मेंबर को कैसे हैंडल करना है, एक इधर से पूछ रहा है, एक इधर से पूछ रहा है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो जब ये तभी हो पाता है जब आप 1-2-3 जो है आप मॉक टेस्ट दे लेते हो। तो मैं आपको कहूंगा मॉक इंटरव्यू आपको जो है एटलीस्ट आपको 2-3 देने ही चाहिए। मैं आपको ये डेफिनेटली ये सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैकेनिकल पेंटोमेथ ने ये डिसाइड किया है कि एक मॉक इंटरव्यू दिया जाए, और उसमें जब बीआरसी का साइंटिस्ट जब इंटरव्यू लेगा आपका, तो डेफिनेटली वो उसी तरह से लेगा जिस तरह से एक्चुअल बीआरसी का इंटरव्यू होता है। और जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा। सो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट स्टूडेंट कैन वर्क ऑन दैट, कहाँ पे कुछ कमी रह गई, कंसेप्ट में कुछ कमी रह गई या एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई, तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। यस सर। सो एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि जो भी लोग मॉक इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी है, वहां पे जाएं और एनरोल करें। और दूसरा चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट को कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेरी होती है, तो उसके लिए मैकेनिकल पेंटोमेथ का बीआरसी का इंटरव्यू का ग्रुप है, आप वहां पे जाएं, ज्वाइन हुए, और जो भी चीजें हैं आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। सो अशोक, ओवरऑल तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, बट इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सो अशोक, मैं चाहता हूँ आप एस्पिरेंट्स को कुछ फाइनल मैसेज दें। बिल्कुल सर। देखिए फाइनल मैसेज में तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए और इंटरव्यू के साथ आप इसको कनेक्ट करके मत चलिएगा। पहली बात ये, फिर से मैं कहूंगा कि आप अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं 100 में से 90 क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहा हूँ, बट आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैंने 90 आंसर दे दिए, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कोई 60 का आंसर देके भी सिलेक्ट कर रहा है। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। बीआरसी एक क्वालिटी इंटरव्यू, नॉट क्वांटिटी इंटरव्यू। नंबर 2, यहाँ पे रट्टा बेस्ड डेफिनेशन नहीं चलने वाली। आप डेफिनेशन बता रहे हो, स्ट्रेस ये, प्रेशर ये, स्ट्रेन ये डेफिनेशन आपकी यहाँ नहीं चलने वाली। आपको कोई भी चीजें ऐसी याद नहीं रखनी है कि मतलब वैल्यूज वगैरह आप याद कर रहे हो, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं चलने वाली। फिर से अप्रोच बेस्ड आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूंगा कि 1-2 चीजों का इनका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपका इंटरव्यू सबसे लास्ट में आपने स्लॉट बुक किया, आप लोगों से पूछ रहे हो कि भाई तेरे से क्या क्वेश्चन, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट होते हैं कि वो नेगेटिव रिप्लाई ज्यादा देते हैं। तो इससे आपका जो है दिमाग हिल जाता है। मेरा हिल गया था, मैं सोचा क्या होने वाला है। तो वो जो बच्चे, कोई बच्चे ऐसे भी 2-2 बार इंटरव्यू देके आए, मैं पहली बार ही देने जा रहा था, वो कह रहे हैं कि वही बीआरसी की तो आदत है अटपटे क्वेश्चन पूछना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन बच्चों को अवॉइड कीजिए। आप उनसे अगर पूछना चाहते हैं तो केवल भाई तू क्वेश्चन बता क्या क्या पूछे गए, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। तो आप उनसे केवल क्वेश्चन पूछिए। अगर फिर भी वो ज्यादा नेगेटिव रिप्लाई करता है, उसको छोड़िए, किसी और से क्वेश्चन पूछिए। वैसे भी इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो इन चीजों को अवॉइड करें डिस्कशन से कि तेरे से क्या पूछा गया। वो जरूरी है उससे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा जाएगा, वो अलग अलग चीजें हैं। आपकी अप्रोच देखी जाएगी, अप्रोच एक दिन में नहीं बनती, आपको पता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए ये चीजों को अवॉइड करें और नेगेटिव बच्चों से बचें, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू होता है ये इसलिए होता है क्योंकि आपके बिल्कुल जीरो से पूछा जाता है यहाँ पे चीजें। इसलिए कुछ लोग नेगेटिव चीजें भी देते हैं। वो कौन नेगेटिव रिप्लाई देता है? जो कि रटने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि उससे क्या है, इंटरव्यू से पहले अगर आपका दिमाग खराब हो गया ना, तो ये मतलब अच्छा नहीं रहता। उससे ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आती है, तो वो इंटरव्यू पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी काम के लिए होती है, वो है आत्मविश्वास। आप चाहे लड़ने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस आता है हार्ड वर्क से। जो हार्ड वर्क करेगा उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। खुद पे भरोसा रखिए। कौन क्या कर रहा है, वो आईआईटीएन है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं तो लोकल कॉलेज से हूँ, मैं उसके साथ कंपीट कैसे करूंगा? ये फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना। मैं भी एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, ना मेरा एनआईटी है ना आईआईटी है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे हूँ। वो मैं क्या, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, उनका गेट में रैंक, उसका गेट में रैंक 10 है, मेरा गेट में रैंक तो 150 मतलब 1500 है, 2000 है, 4000 है। मेरा तो रिटर्न के थ्रू आया। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इंटरव्यू देने आ गए ना, इन सारी चीजों को भूल जाइए। इनमें फंसे रहे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट ही डालने वाले हैं। खुद पे विश्वास रखिए, सब अच्छा ही होगा। तो मैं सबको फिर से बेस्ट विशेष देना चाहूंगा, और खुद पे भरोसा रखिए और इंटरव्यू देने जाइए। डेफिनेटली अच्छा ही होगा। वो आपको सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। ग्रेट। सो जो भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक।
अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और मैकेनिकल पेंटोमैथ की टीम आपके साथ है। आपको कभी भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें, आइदर हमारे टेलीग्राम के थ्रू, आइदर मेल के थ्रू। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर। और अशोक, थैंक you very much for giving your valuable guidance and sharing your precious experience. Thank you, sir. So Okay, thank you, sir. Thank Ashok. you, sir.